Hello students, welcome to the biology class. Today we are going to discuss about the topic seed and fruit formation. ओके तो ये हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आते हैं टॉपिक. इससे पहले हमने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पढ़ लिया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर. आज हम लोग सीड और फ्रूट की बात करने वाले हैं. ठीक है, ये आपके बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीड की, सीड क्या होता है? तो ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? सीड, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को लीड करता है. ठीक है, और ये डिपेंडेंट है वाटर के. अनलाइक आपका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, वो दोनों आपके वाटर पे डिपेंडेंट नहीं थे, बट आपका जो सीड का जर्मिनेशन है वो डिपेंडेंट है वाटर के ऊपर. सीड जर्मिनेट नहीं करेगी विदाउट वाटर. ठीक है, अच्छा, सीड 3 चीज़ों से मिलके बनता है: सीड कोट, कोटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस. सीड कोट क्या है? सीड कोट आपके इंटीग्यूमेंट से बनते हैं, जो कि ओव्यूल का पार्ट होता है ना, इंटीग्यूमेंट, उससे आपका क्या बनता है? सीड कोट. 2 तरीके के होते हैं, आउटर और इनर. इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट था ना, तो उससे सीड कोट भी 2 लेयर बनती हैं. आउटर इंटीग्यूमेंट से आउटर सीड कोट जो कि थिक होती है और उसको टेस्टा बोलते हैं. इनर इंटीग्यूमेंट से इनर सीड कोट जिसको जो कि थिन होती है, जिसको हम लोग टेगमेन बोलते हैं. समझ में आया ना? नेक्स्ट है कोटिलेडन. कोटिलेडन क्या है? ये अगर मोनोकोट की बात करें तो सिंगल कोटिलेडन होगा, अगर डाइकोट की बात करें तो डबल होगा. ठीक है, ये थिक होते हैं, स्वलन होते हैं, जो कि फूले हुए होते हैं, जिनके अंदर फूड रिजर्व भरा रहता है, जैसे आप लेग्यूम्स के केस में देख सकते हो. ठीक है ना, थिक होते हैं थोड़े. एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? वो एक्सिस जिसके ऊपर आपका एपिकोटाइल दिखता है और नीचे आपका हाइपोकोटाइल दिखता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैच्योर सीड की, तो एक मैच्योर सीड 2 तरीके का होता है, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस. एल्ब्यूमिनस वो जिसके पास एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड नहीं हुआ है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म यूज़ नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड. ठीक है, अब जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है वो सीड जर्मिनेशन में यूज़ हो जाता है, क्योंकि पूरा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज़ नहीं हो पाया है. अगर हम नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करते हैं तो ये क्या होता है? जिसमें आपका जो एंडोस्पर्म है वो बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया गया है आपके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में. ठीक है, तो ये क्या है? पी, ग्राउंडनट और सनफ्लावर इनके एग्जाम्पल हैं. एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल हैं वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर. समझ में आया ना? अगला हम लोग पेरिस्पर्म की बात करते हैं. तो पेरिस्पर्म क्या है? जब कभी आपके ओव्यूल में न्यूसिलिस का रेमिनेंट बच जाता है, न्यूसिलिस के कुछ पार्टिकल्स, न्यूसिलिस के कुछ फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं ना कभी सीड्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, जिसके एग्जाम्पल हैं ब्लैक पेपर और आपका बीट, है ना. अगला क्या है? माइक्रोपाइल. जो आपका माइक्रोपाइल एंड रहता है ना, ये क्या काम करता है? ये एक स्मॉल पोर बना देता है सीड कोट में. आपने चने के केस में देखा होगा, छोटा सा आपको होल दिखता है, थोड़ा सा पोर दिखता है ना, स्मॉल सा, जो कि आपके सीड कोट में रहता है. ये क्या करता है? ऑक्सीजन की एंट्री और वाटर की एंट्री फैसिलिटेट करता है. ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान आपको ऑक्सीजन और वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये आपको स्मॉल पोर से मिलता है, जो कि माइक्रोपाइल से बनता है. ठीक है, अभी डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ये क्या है? आपका सीड जब अपने अंदर का वाटर कंटेंट लूज कर देता है, ठीक है, अपने अंदर का वाटर कंटेंट रिड्यूस करके वो ड्राई बन जाता है. कितना वाटर उसके पास रहता है? सिर्फ 10 से 15% उसके मास के हिसाब से रहता है. ठीक है, और ये कहाँ आ जाता है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में, जहाँ पे ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, इनएक्टिव हो जाता है. एम्ब्रियो का मेटाबॉलिक प्रोसेस भी रुक जाता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोरमेंसी की स्टेट. फिर जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, O2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो ये जर्मिनेट करेगा. ठीक है, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये कैसा रहेगा? डोरमेंसी की स्टेट में रहेगा. समझ में आया ना? चलो अब फ्रूट की बात कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपका जब ओवरी फ्रूट में चेंज हो रहा है और ओव्यूल सीड के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस आपकी कैसे चलेंगी? साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक साथ चलती हैं. ठीक है, एक साथ आपका ओवरी और ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है फ्रूट और सीड के अंदर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, पेरिकार्प क्या है? ये आपका जो वॉल ऑफ ओवरी होता है ना, जो कि वॉल ऑफ फ्रूट बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प. ठीक है, अच्छा, फ्लैशी फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं. फ्लैशी फ्रूट आपको पता ही है, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये सब फ्लैशी फ्रूट के अंदर आते हैं. ड्राई फ्रूट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये आपके ड्राई फ्रूट के अंदर आते हैं. समझ में आया ना? अगला फ्रूट 2 तरीके के होते हैं, आपका फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट.
फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट जो आपकी ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से बन रहे हैं, जैसे कि थैलेमस से बन रहे हैं, जैसे आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू के केस में देखने को मिलता है। ट्रू फ्रूट जो कि आपकी ओवरी से बन रहे हैं, जो कि आपको नॉर्मल फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, कुछ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका बनाना, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, इसके पास कुछ ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है, जिनसे कि ये ग्रो करता है। तो बनाना के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे ग्रोथ होती है, मतलब अगर आपने कभी देखा है बनाना उगते वक्त, तो आपको पता होगा जो आपका अंडरग्राउंड उसकी स्टेम निकलती है ना, जहाँ पे रूट होते हैं ना, वहाँ पे इसकी एक स्टेम निकलती है, उस स्टेम से नया बनाना का प्लांट ग्रो होता है। ठीक है। तो ये सीड की ज़रूरत नहीं होती इसमें, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो सीड कहाँ से बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड, तो सीड की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिट्स। तो इसके पास अपनी खुद की कुछ अडेप्ट करी हुई स्ट्रेटजीज होती हैं, जिससे ये नए नए हैबिट्स में डिस्पर्स हो जाता है, फैल सकता है। ठीक है। इंसेक्ट्स ने खा के कहीं फेंक दिया, इसके पास में सीड कोट होता है, जिसके कारण ये ख़राब भी नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत इसकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं अडेप्टेड करी हुई। ठीक है। अगला क्या है, सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है सीड कोट, ये तो हमको पता ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कारण क्या आती है, जेनेटिक वेरिएशन। सीड किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके कारण हमको वेरिएशन देखने को मिलती है, ये भी एक एडवांटेज है। दूसरा, डोरमेसी की केस। अच्छा, डोरमेसी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके कारण हम स्टोरेज कर पाएंगे अपनी सीड की, जिसके कारण हम पूरे साल तक उस सीड को कंजर्व करके रख सकते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर हम ग्रो करवा सकते हैं अलग क्रॉप में, मतलब डोरमेसी क्या है, क्रूशियल है स्टोरेज के लिए। ठीक है। ये क्यों स्टोरेज के लिए क्रूशियल है, क्योंकि आप इसको फूड की तरह पूरे साल यूज़ कर सकते हो और नेक्स्ट साल इससे आप क्रॉप को भी उगा सकते हो। अगर सीड में ये केस नहीं होता, अगर ये डोरमेसी का कंडीशन नहीं होता, तो इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल होता। ठीक है। आपको तुरंत उगा के तुरंत सारा खाना पड़ता, आपको ना सारा कंज्यूम करना पड़ता, क्योंकि आप इसको रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। बट डोरमेसी के कारण इसको आप रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, जब इसको कंडीशन मिलेगी सुटेबल, तब ये जा करके जर्मिनेट होगा। इसके कारण इसमें सीड वाइबिलिटी की कंडीशन भी आती है। सीड वाइबिलिटी क्या है, कि कब तक आपका सीड वाइबल है, कब तक ये ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है। अगर हम सीड की वाइबिलिटी की केस देखें, तो कुछ महीने से लेकर के 100 ऑफ ईयर तक आपका सीड वाइबल रह सकता है, यानी कि आप जब जर्मिनेट करवाओगे तभी जर्मिनेट करेगा। तो कुछ महीने से लेकर के 100 ऑफ ईयर तक की भी कुछ कुछ की होती है। बट दो आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे पहला ल्यूपिन, जिसका नाम क्या है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। इसको आर्कटिक टुंड्रा से लिया गया था। इसको जब जर्मिनेट करा तो तब इन्होंने देखा कि इसकी डोरमेंसी कितनी थी, 10,000 ईयर की डोरमेंसी थी, और उसके बाद ही जर्मिनेट कर गया। ठीक है। तब तक की डोरमेंसी में था और उसके बाद भी ये जर्मिनेट कर गया, मतलब इसकी मतलब इसका वाइबिलिटी कितना ज़्यादा रहा होगा। और उसके बाद भी अगर इन्होंने नहीं जर्मिनेट किया होता तो पता नहीं कितने साल तक चलता, है ना। नेक्स्ट क्या है, डेट पाल्म। डेट पाल्म, जिसको हम फिनिक्स डैक्टिलीफेरा भी बोलते हैं, जो कि किंग हेरोड्स के पैलेस से लिया गया था, डेड सी के पास में। ठीक है। इसको जब हमने आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन की, यानी कि खुदाई की, तो हमको ये मिला था। और उसके बाद में ये मैंने मेंशन नहीं किया, ये 2000 ईयर्स तक, मतलब 2000 ईयर के बाद जब मिला था ये, तब तक ये जर्मिनेट करने के कैपेबल था, तब इन्होंने जर्मिनेट किया और वो जर्मिनेट हो गया। ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल है, यानी कि आपका सीड कब तक वाइबल रह सकता है, देखो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर सीड एंड फ्रूट, जो कि आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।